आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब और मैं हूं पंकज कपाही और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पंकज जी। अनुराग जी, नई जिम्मेदारी किस तरह से संभाल रहे हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर के आपको हालात और जम्मू कश्मीर के लोगों का नजरिया नजर आया? पिछले दिनों में लगातार आप जम्मू में डटे हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। जम्मू कश्मीर जहां पर पिछले 70 वर्षों में पंचायती राज को उस तरह से मजबूत नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने केवल कुछ चंद परिवारों तक राजनीति को समेटने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 370-35 को हटाकर जहां जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, वहीं पर कुछ क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकार दिया, चाहे वो वाल्मीकि समुदाय हो, अनुसूचित जनजाति हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, गुरखा समुदाय हो, महिलाएं हो, इनको अधिकार दिए। तो दूसरी ओर युवा नेतृत्व को आगे निखारने के लिए, जनता को जनप्रतिनिधि देने के लिए पहले पंचायतों के चुनाव, फिर बीडीसी के चुनाव और 70 साल में पहली बार अब जिला परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। यह अपने आप दिखाता है कि लोकतंत्र को ताकत मिलेगी। लेकिन गुपकार गैंग के लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने की बात कही, लेकिन जब प्रदेश के लोगों का दबाव पड़ा, इनके नेताओं का दबाव पड़ा, तब इनको चुनावों में भाग लेना पड़ा। जब चुनावों में भाग लिया तो उन्होंने जनता को डराने का काम किया कि गोली चल सकती है, बम फूट सकते हैं, लेकिन जनता फिर भी नहीं डरी। रिकॉर्ड मतदान जनता ने किया और चुनावों को सफल किया है। दूसरी ओर आतंकवादी हमले हुए, कैंडिडेट के ऊपर गोली चली, डराने का प्रयास सीमा पार से भी किया गया और सीमा के अंदर से भी किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया कि मोदी जी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को ताकत देना चाहते हैं तो वो चुनाव में भागीदारी करेंगे, और चुनावों में बड़ी भागीदारी जम्मू कश्मीर की जनता ने की। ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां सभी इकट्ठी बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं और किस तरह से आप देखते हैं, लगातार कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम वापस करेंगे, तो जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। ना नौमन तेन होगा, ना राधा नाचेगी। ये इनके सपने हैं मुंगेरी लाल की तरह, जो कभी पूरे नहीं होंगे। हसीन दिखते हैं लेकिन पूरे नहीं होंगे। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान चीन की मदद से 370-35 को वापस लाएंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, 370-35 सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिल चुकी है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अधिकार मिले हैं और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खुला है, और इसका स्वागत जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले भी किया। पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवादी 250 से ज्यादा मारे गए। जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों पर जाएगा। गुज्जर बकरवाल भाई, जिनके अधिकार पिछले 50-60 सालों में नहीं दिए, मोदी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट भी यहां पर लागू करवाया। अब गुज्जर बकरवाल को भी उसके अधिकार दिए हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और वो जानते हैं कि जब इनकी सरकार थी, एनसी और पीडीपी की, तो इंटरस्टेट नौकरियों पर भी जो प्रतिबंध एक तरह से लगा दिया था गुज्जर बकरवाल को, उसका भी नुकसान हुआ। इनको जमीनों के अधिकार नहीं दिए गए। वो किसके कारण हुए? ये एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के कारण हुए। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि इन लोगों ने सत्ता में रहकर केवल अपने आशियाने को रोशन किया है, प्रदेश को अंधकार में डुबाया है। इन्होंने अपने बच्चों को तो गुपकार गैंग ने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा भविष्य दिया, लेकिन कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूकें थमाने का काम किया। इन्होंने अपने घर तो आलीशान बनाए, लेकिन लोगों को जंगलों में रहकर और छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया और अंधेरों में रहने के लिए मजबूर किया। अपने घर में तो पूरा दिन पानी आता है, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं आने दिया। दूसरी ओर लोग जब अब तुलना करते हैं, मोदी जी ने गांव गांव बिजली पहुंचाई। अब हर घर को पानी देने का काम मोदी सरकार करने वाली है। 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में हर परिवार को जम्मू कश्मीर को दे दिया। आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में 5 किलो गेहूं, चावल, दाल देने का काम मोदी सरकार ने किया। खातों में पैसा मोदी सरकार ने किसानों की, महिलाओं की और बाकियों की डाल के दिया। तो जनता कहती है हमें तो दिया ही मोदी ने है, तो हमारा वोट भी मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है, ये अपने आप में दर्शाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने
किसी को माना है कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकता है, तो विश्वास नरेंद्र मोदी जी में आया हुआ है। क्योंकि लोग देखते थे इन्होंने तो अपने आलीशान घर बनाए, लेकिन मोदी जी ने बॉर्डर पर बैठे लोगों के लिए बंकर बनाए, गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए, उनके लिए बिजली पहुंचाने का काम किया। इन लोगों ने तो बिजली पैदा करने की बजाय रोशनी एक्ट में अपनी जमीनें लेने का काम किया। ये देखिए बहुत बड़ा अंतर है। लोग स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी के आने के बाद देश भर में मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन जिस तरह से ओपोजिशन सारा इकट्ठा हो रहा है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज तो रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी इतनी मजबूत पहले नज़र नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी कुछ मजबूत हुई है। लेकिन जब सारा ओपोजिशन इकट्ठा हो जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या ये पहली बार सब इकट्ठे हुए? यहाँ नाम बदलकर महाठगबंधन की बजाय गुपकार ठगबंधन रखा है। ये लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, ये जब उत्तर प्रदेश में सब इकट्ठे हुए तब भी योगी जी और मोदी जी की सरकार बनी। ये बिहार में सब इकट्ठे हुए तब भी नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। ये लोग देश में इकट्ठे हुए तब भी देश की जनता ने 303 सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। अभी भी उपचुनावों को देखोगे, मणिपुर की हमने सारी सीटें जीती, गुजरात में इनकी जमानत जब्त हमने सीटों पर करवा दी, मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा सीटें हम लोगों ने जीती। अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैदराबाद में हुए, रिकॉर्ड प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजस्थान में हमारी जीत हुई और अब जम्मू कश्मीर में भी कमल खिलने जा रहा है, ये होने जा रहा है। अनुराग जी, जिस तरह से आपने हैदराबाद का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया, आपके सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वो एक अलग फ्रंट तैयार कर रहे हैं। वो शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, वो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनसे मुलाकात की जा रही है। और एक अलग फ्रंट जो है वो, क्योंकि किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, तो उसके बहाने एक नया फ्रंट जो है वो बीजेपी के खिलाफ नेशनल लेवल पर भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, जो ये लोग 30-40 वर्षों तक नहीं कर पाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इन लोगों ने लागू नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने किसानों के हित में किया। लागत प्लस 50% मुनाफा मोदी जी ने तय करवाया। एमएसपी की खरीद यूपीए के मुकाबले हमने दुगनी की। गेहूं की खरीद 73% ज्यादा हुई, धान की खरीद 114% ज्यादा हुई। मूल्य भी 32% से लेकर 70% तक वृद्धि हुई, तो पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने की। किसान क्रेडिट कार्ड देश भर के किसानों को बनाकर लाखों करोड़ रुपया किसानों को दिया। इस आपदा के समय भी 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 2 लाख करोड़ रुपए की किसानों को मदद मोदी सरकार ने करने का काम किया। पीएम किसान योजना लाकर किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल का डालने का काम मोदी सरकार ने किया। देश में आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। किसानों के लिए एक के बाद दूसरा कदम मोदी सरकार ने उठाया। अब 1 लाख करोड़ रुपया हम कृषि आधारभूत ढांचे पर खर्च करने जा रहे हैं, जिसके कारण वेयर हाउस बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, गाड़ियां चलेंगी ताकि देश के अलग अलग कोनों तक यह पहुंचाया जा सके। आप देखिए, हमने कहा है कि मंडियां भी रहे, मंडियों के अलावा भी फसल बेचने का अधिकार किसान को मिले, ताकि किसान अपनी इच्छा अनुसार देश के किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर, किसी भी स्थान पर अपना फसल बेच सके। अगर फैक्ट्री का मालिक बेच सकता है तो किसान क्यों नहीं बेच सकता? इससे किसानों को लाभ भी हुआ है। लेकिन मेरा विपक्ष के लोगों से निवेदन रहेगा, अगर उनके पास कोई और अच्छे सुझाव है तो वो दे सकते हैं। किसान भाइयों से हमारी सरकार बात कर रही है, मोदी सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री बात कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है किसानों की बात सुनकर इसका हल भी निकलेगा और किसानों की आमदन दुगनी करने का काम मोदी सरकार ने जो लक्ष्य 2022 का रखा है, यह हम मन में लेकर चल रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल 2022 का चुनाव 1-2 राज्यों में देख रहे हैं, हम 2022 को किसानों की आय दुगना करने के लिए देख रहे हैं। यह सोच का अंतर है। और जब ये लोग मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री थे, तब यही कहते थे कि इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए, इस तरह के बदलाव आने चाहिए, इस तरह के कानून बनाने चाहिए। इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, नहीं बना पाए। हमारी इच्छा शक्ति थी, मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं किसान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, 70 साल आपने जो व्यवस्था देखी, क्या उससे किसानों का उतना बदलाव हो पाया? आप 1-2 साल कम से कम देखिए, इन बिलों से आपको बहुत फायदा होगा। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कुछ बदलाव करना चाहिए, हमारी सरकार आज भी खुले मन से सोच रही है, उस समय भी खुले मन से सोचेगी।
लेकिन अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इतने सारे फायदे किसानों के लिए किए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें ये फायदे नहीं चाहिए। दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, पिछले 13 दिन से वहां पर किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं और सर्दी से किसी को दिल का दौरा पड़ने से दर्जन के करीब किसानों की मौत भी हो गई है। देखिए, हमने तो पहले ही आग्रह किया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों पे जाएं, मातृशक्ति घरों पे जाएं, और जिनको भी बातचीत करनी है इनके नेता आकर सरकार से बातचीत कर सकते हैं। सरकार ने बुलाया भी, चाय पे भी, खाने पे भी, और चर्चा भी किसानों से की है। और किसान भाइयों से हम आगे भी यही आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ, सरकार के वरिष्ठ मंत्री आपसे बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान आपका हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। क्योंकि किसान जिसको मोदी जी कहते हैं अन्नदाता भी है, उसको ऊर्जादाता बनाने का काम भी मोदी जी ने किया, और आगे उसकी आय दुगनी हो उसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। अनुराग जी, किसान कह रहे हैं कि यस और नो, कानून रद्द किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। सीधा सरकार से ये बात लगातार पूछी जा रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार ये बताए कि तीनों कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ऐसी स्थितियां बहुत सारे विषयों पर पहले भी देश भर में आई हैं, हर बार बातचीत से हल निकला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब खुले मन के साथ मोदी जी की सरकार उनकी बात सुन रही है, इसका हल भी निकलेगा। किसानों ने बातचीत करनी बंद कर दी। आज मीटिंग होनी थी लेकिन किसानों ने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि अगर कानून रद्द करने पर सरकार हमें बुलाएगी तभी हम जाएंगे, उसके अलावा हम नहीं जाएंगे। मुझे लगता है लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी बात यही है कि बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार की ओर से बातचीत के रास्ते सदा खुले ही हैं। जो प्रस्ताव भेजा उसको भी किसानों ने रद्द कर दिया, और किसान अब कह रहे हैं कि अपना संघर्ष और तेज करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, हम किसानों के हित में सब कदम उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। अनुराग जी, एक सवाल, जिस तरह से खेती राज्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चाइना की साजिश है, इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? मैंने कोई स्टेटमेंट सुनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि किसान भाइयों के लिए मोदी सरकार खुले मन के साथ हर चीज़ पर विचार कर रही है, और ये कानूनों में बदलाव लाने का काम भी हमने किया तो किसानों के हित में ही किया है, और आगे भी विचार विमर्श कर रहे हैं, किसानों के हित में ही कर रहे हैं। किसान हमारी प्राथमिकता है और सदा रहेगी। अकाली दल की भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं? अकाली दल लगातार एक के बाद एक केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। देखिए, अकाली दल को अपना रास्ता स्वयं तय करना है, वो एक अलग राजनीतिक दल है, उनको जो रास्ता ठीक लगे। कितनी क्रेडिबिलिटी उनकी जनता के बीच में है, ये जनता को तय करना है, और समय बताएगा कि किसान के साथ कौन है और किसान के खिलाफ कौन है। समय से बलवान कुछ नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। पंजाब में किसान कह रहे हैं कि 2022 में हम बीजेपी को बता देंगे, हम वोट जो है वो बिल्कुल नहीं डालेंगे। और अब जब पहली बार 2022 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है पंजाब में, किस तरह से आप देखते हैं जब सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो किसानों की है और वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही है? मैं एक बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। हम लोग कोई सत्ता का सुख उठाने नहीं आए। आप कांग्रेस के कालखंड को देखो तो उनके घोटालों से भरे होते थे। मोदी जी के 6.5 साल का काम देखो, 1 रुपये का आरोप नहीं है। और जितने बदलाव हमने किए, ये देश की भलाई के लिए किए हैं। कानूनों में बदलाव किए, आपदा के समय भी अवसर ढूंढने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा, ये लोग 2022 को चुनाव के रूप में देख रहे हैं, हम 2022 को आजादी के 75 वर्ष के रूप में देख रहे हैं, जब हर गरीब के पास पक्का मकान होगा, बिजली होगी, बैंक अकाउंट होगा, 5 लाख रुपए का इलाज होगा, पानी की व्यवस्था होगी और किसान की आय दुगनी होगी। ये भाजपा सोचती है। ये लोग चुनाव सोचते हैं, हम गरीब का उत्थान करने की सोचते हैं। पंजाब कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो, गुरजीत औजला हो, जसवीर डिंपा हो, वो सभी जंतर मंतर पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि तब तक आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे, इसी तरह से धरना देते रहेंगे जब तक किसान वहां से अपना आंदोलन नहीं खत्म करते। हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। देखिए, आज तक उस बात का जवाब नहीं दे पाए। हमने बहुत बार इनसे पूछा कि अगर मंडी एक्ट है और मंडी एक्ट के अलावा भी किसान अपना सामान बाहर बेच सकता है, तो इसमें इनको क्या गुरेज है?
ये क्यों किसानों को बांध कर रखना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राजनीति जो कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हम किसानों के साथ हैं और किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। देश भर में उदाहरण देखने को मिला है कि कृषि कानून में बदलाव करने से चंद महीनों के अंदर ही बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलना शुरू हुआ। आगे भी सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अनुराग जी, आखिरी सवाल, मसले का हल कैसे केंद्र सरकार निकालने पर विचार कर रही है? किस तरह से आंदोलन खत्म किया जाएगा? किस तरह से किसान वापस अपने घर जा सकेंगे जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं? मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि दुनिया में हर समस्या का हल है और हल सदा बातचीत से निकलता है, और बातचीत करने के लिए मोदी सरकार तैयार है, कर रही है, और इसको उचित निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएगी जिससे किसानों की भलाई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी, आप न्यूज़ 18 पंजाब से जुड़े और सरकार की तरफ से आपने इस आंदोलन को लेकर किसानों के बारे में सरकार क्या सोच रही है उसके बारे में आपने खुलकर बात की। धन्यवाद अनुराग जी।